पिछले लेक्चर को एक बार रिकॉल करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी बैंड डायग्राम देखा सिंगल एटम के लिए, और उस सिंगल एटम के लिए जो एनर्जी का डायग्राम आया था वो कुछ इस तरीके से आया था। और इस डायग्राम से हमने ये ऑब्जर्वेशन किया कि जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होंगे उनके एनर्जी लेवल एक दूसरे से क्लोज होते जाएंगे। जो ऑर्बिटल जितना पास होगा उसके एनर्जी लेवल में क्या होगी, उतनी ही ज्यादा गैप होगी। तो ये हमने सिंगल एटम के लिए ड्रॉ किया था। फिर इस सिंगल एटम की मदद से हमने दो एटम के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम को देखा। और जब ये दोनों एटम एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ रहे थे, मींस माइक्रोमीटर के रेंज में जब आते थे, तो इनके एनर्जी लेवल ओवरलैप कर जाते थे। तो जो ऑर्बिटल इस न्यूक्लियस के पोजीशन से, भाई न्यूक्लियस का पोजीशन ये था, न्यूक्लियस के पोजीशन से जो ऑर्बिटल जितनी ज्यादा दूरी पे होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल होगा उसमें ओवरलैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। ये हम लोगों ने देखा था। ओवरलैपिंग का सेंस ये हुआ कि उस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अब इंडिविजुअल एटम के अराउंड ना मूव करके अब वो एक कॉमन ऑर्बिटल के अराउंड मूव करने लगेगा, और वो कॉमन ऑर्बिटल एटम 1 और एटम 2 का होगा। ये हम लोगों ने देखा था। फिर इस दो एटम के एनर्जी बैंड डायग्राम की मदद से मैंने तुमको, अच्छा, दो एटम के एनर्जी बैंड डायग्राम को, ओवरलैप को मैंने ऐसे भी दिखाया था कि भाई जब दो एटम का एनर्जी लेवल ओवरलैप करेगा तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा था वो अब सिर्फ इसी के न्यूक्लियस के अराउंड ना मूव करके इसके न्यूक्लियस के अराउंड भी मूव करने लगेगा। मींस इन दोनों एटम का एक कॉमन ऑर्बिटल होगा और उस कॉमन ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। तो भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन कॉमन ऑर्बिटल में घूमेगा? तो इस एनर्जी बैंड डायग्राम से हमें साफ साफ क्लियर हो गया था कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर वाले ऑर्बिटल में होगा उसका ज्यादा चांस होगा कॉमन ऑर्बिटल में घूमने का, क्योंकि जो ऑर्बिटल जितनी ज्यादा दूरी पे होगा उसमें ओवरलैपिंग उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आई? मींस 1s की अगर हम बात करें, 1s ऑर्बिटल की, तो इसका जो ओवरलैपिंग है वो बिल्कुल नहीं होगा। 2s वाले ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग थोड़ी ज्यादा होगी, 2p वाले में थोड़ी और ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा बच्चों 3s और 3p वाले ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी। क्योंकि जैसे जैसे हम 1s 2s 2p 3s की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उन ऑर्बिटल्स की दूरी इस न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी और ओवरलैपिंग उनके ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल में बढ़ता जाएगा। आया समझ में? तो ओवरलैपिंग का मतलब ये था कि कॉमन ऑर्बिटल, तो कॉमन ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर पे होगा उसका चांस उतना ही ज्यादा होगा कॉमन ऑर्बिटल में घूमने का। तो ये हम लोगों ने देखा था। फिर दो एटम की मदद से हम लोगों ने पूरे सॉलिड का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया था। और सॉलिड में हम जानते हैं कि बहुत सारे एटम्स होते हैं, इसलिए जब एनर्जी लेवल उन सारे एटम्स के ओवरलैप करेंगे तो उन उस ओवरलैपिंग की वजह से जो एनर्जी का एक स्पेसिफिक लेवल होगा वो चेंज हो जाएगा। और वो जो स्पेसिफिक लेवल है, अब वो स्पेसिफिक लेवल पे नहीं रह जाएगा, एक हमें फ्रीक्वेंसी का रेंज मिलेगा। और मैंने तुमको बताया था कि ऐसा फ्रीक्वेंसी का रेंज जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरे सॉलिड लैटिस के अंदर फ्री है मूव करने के लिए, उस एनर्जी रेंज को हम क्या नाम, किस नाम से जानते थे? कंडक्शन बैंड के नाम से हम लोगों ने जाना था। मींस ये जो सबसे दूर वाला ऑर्बिटल है उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी का लेवल होगा उसमें ओवरलैपिंग क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और ओवरलैपिंग ज्यादा होने का मतलब ये जितने भी एटम्स हैं इनका एक कॉमन ऑर्बिटल बनेगा, और जो भी इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में है वो उस कॉमन ऑर्बिटल में मूव करेगा। तो पूरे एटम का एक कॉमन ऑर्बिटल मींस ये इलेक्ट्रॉन
उस कॉमन ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, या हम ये कर लें कि ये इलेक्ट्रॉन उस पूरे सॉलिड मटेरियल में मूव कर रहा है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो पूरे सॉलिड मटेरियल में मूव करने के लिए फ्री है, दैट इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। और मैंने बताया था बच्चों की कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इसलिए इस फ्री इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होगा, दैट इज नोन एज कंडक्शन बैंड। तो आज हम लोग इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे, और इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे सॉलिड मटेरियल के लिए जो एनर्जी बैंड डायग्राम है वो सिंगल एटम के एनर्जी बैंड डायग्राम से मॉडिफाइड कैसे हो जा रहा है। आप जब सिंगल एटम का जब आप लोगों ने एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ा या जब बनाया, तो इस तरीके से आ रहा था। मीन्स इसमें कोई ओवरलैपिंग की बात हम लोगों ने नहीं की थी, क्योंकि ये एक सिंगल एटम था। ओवरलैपिंग तब होगा जब मोर देन वन एटम्स होगा, और जैसे ही एक से अधिक एटम्स एक दूसरे के बहुत ही करीब आ रहे थे, और सॉलिड मटेरियल में एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं, माइक्रोमीटर के रेंज में उनके बीच स्पेस होता है, यानी कि जो एनर्जी बैंड है वो सब एक दूसरे के करीब आ रहे थे। और ऐसा होने से क्या मिल रहा था, सॉरी, जो एनर्जी डायग्राम है वो एक दूसरे के करीब आ रहा था, और ऐसा होने से हमें एनर्जी लेवल में ओवरलैपिंग मिल रहा था। अब यहाँ पे सवाल ये है कि सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किस में होगी। तो अभी हमने बताया कि सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग उस एनर्जी लेवल में होगी जिसका ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज्यादा दूर पे होगा। यानी कि अगर हम सिंगल एटम के लिए, यहाँ पे देखो, अगर हम सिंगल एटम के लिए एनर्जी लेवल को बनाए तो हमारा एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होगा, जैसे कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। ये एक सिंगल एनर्जी लेवल पे है, स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे है। लेकिन जब हम सॉलिड के एनर्जी बैंड डायग्राम को स्केच करेंगे, सॉलिड मटेरियल के एनर्जी बैंड डायग्राम को जब हम स्केच करेंगे, तो ये जो एनर्जी लेवल है ये मॉडिफाइड हो जाएंगे। क्यों मॉडिफाइड हो जाएंगे? क्योंकि सॉलिड के लिए अब एक एटम का हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सिंगल एटम का जो एनर्जी लेवल होगा वो स्पेसिफिक लेवल पे होगा। लेकिन अगर हम पूरे सॉलिड लैटिस का, जब हम सॉलिड मटेरियल का एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, तो अब वो एनर्जी लेवल एक स्पेसिफिक लेवल पे ना होके ओवरलैपिंग के कारण मॉडिफाइड हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमें एक स्पेसिफिक लेवल ना मिलके फ्रीक्वेंसी का एक रेंज मिलेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, एनर्जी बैंड कहेंगे। सॉरी, मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, एनर्जी का हमें एक रेंज मिलेगा, और उस एनर्जी के रेंज को हम क्या बोलेंगे, बैंड, एनर्जी बैंड के नाम से बोलेंगे। अब सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किसमें होगी? न्यूक्लियस से जो जितनी दूरी पे होगा। तो अगर 1s, 2s, 2p, 3s, 3p में देखा जाए तो सबसे ज्यादा दूरी पे 3p का और 3p वाला ऑर्बिटल है। सबसे कम दूरी पे क्या है? 1s वाला है। तो ओवरलैपिंग सबसे कम किस में होगा? 1s में होगा। इसलिए जब देखिए मैंने सॉलिड लैटिस का जब एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया है, तो इस 1 में कोई हमने मॉडिफिकेशन नहीं किया है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटल के बिल्कुल पास में है। लेकिन अगर 2s की बात की जाए तो ये ऑर्बिटल से थोड़ा दूर पे हो गया, इसलिए इसका जो एनर्जी डायग्राम है वो मॉडिफाइड हो जाएगा। पहले जब सिंगल एटम था तो एक स्पेसिफिक लेवल था, अब ये एक रेंज के फॉर्म में आएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग के कारण एक कॉमन ऑर्बिटल मिल रहा है। अगर बात करें हम 2p की, तो 2p की दूरी और बढ़ जाएगी तो ओवरलैपिंग और ज्यादा होगा, मीन्स इसका जो एनर्जी लेवल है और ज्यादा मॉडिफाइड हो जाएगा। 3s की बात की जाए तो 3s और दूर होगा, तो इसका एनर्जी लेवल और ज्यादा मॉडिफाइड होगा। और सबसे ज्यादा जो मॉडिफिकेशन होगा एनर्जी डायग्राम में वो होगा बच्चों 3p का, क्योंकि 3p न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर पे होगा। सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग 3p में होगी। इसलिए यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे 3p का जो ओवरलैपिंग
यहाँ जो मैं शो कर रहा हूं, इस ओवरलैपिंग को मैंने सबसे ज्यादा किया हुआ है। आया समझ में? तो ये फर्क होता है एनर्जी डायग्राम में सिंगल एटम और सॉलिड मटेरियल के बीच का। सिंगल एटम में बिल्कुल स्पेसिफिक लेवल का एनर्जी लेवल मिलता है, और अगर हम सॉलिड मटेरियल की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, एनर्जी लेवल मॉडिफाइड हो जाता है ड्यू टू ओवरलैपिंग। इसको जरा मैं एक और डायग्राम से समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, ये देखो, जब सिंगल एटम था, ये देखो, जब ये सिंगल एटम था, यहाँ पे मैंने 4 एटम लेके तुमको एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे देखो, जब ये सिंगल एटम था और ये एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे था, है ना, दोनों के बीच, ये चारों एटम के बीच काफी डिस्टेंस है, तो इसके कोई भी एनर्जी लेवल मॉडिफाइड नहीं होंगे। मींस अगर हम इनका एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो एक एटम का एनर्जी डायग्राम ऐसे बनेगा। ये देखिए, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, तो सबसे पास वाला ऑर्बिटल होगा। भाई हमने एनर्जी U इज इक्वल टू पढ़ा है -K Q1 Q2 बाई R। तो यहाँ पे देखिए, दूरी अगर कम होगी, इस R की वैल्यू कम होगी, तो एनर्जी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। और चूंकि निगेटिव है तो निगेटिव में ज्यादा का मतलब क्या हुआ, सबसे कम। तो इसलिए जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, सॉरी जितना कम डिस्टेंस होगा, एनर्जी उतनी ज्यादा निगेटिव होगी, और उसको, उस एनर्जी लेवल को हम नीचे शो करेंगे। ठीक है? तो 1s की एनर्जी की बात की जाए तो इसकी एनर्जी 1s के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल होगा वो ज्यादा निगेटिव होगा, इसलिए मैंने 1s के एनर्जी लेवल को यहाँ पे बनाया है। ये देखिए, 2s का उससे थोड़ा ऊपर, 2p का थोड़ा ऊपर, 3s का ऊपर, और 3p का सबसे ऊपर। मीन्स 3p के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल है वो ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि r इसका सबसे ज्यादा है, और अगर बच्चों r ज्यादा होगा तो u की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और u की वैल्यू कम मतलब निगेटिव में कम, निगेटिव में कम का मतलब मोर पॉजिटिव, इसलिए सबसे ऊपर आया एनर्जी लेवल इसका। मीन्स 3p के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है? बट अगर ये चारों एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाए, बिल्कुल इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो माइक्रोमीटर रेंज का हो जाए, जैसे कि सॉलिड मटेरियल के अंदर होता है, तो इनके ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, या इनके ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है वो ओवरलैप कर जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा। तो जब ओवरलैप कर जाएगा, इसका मतलब उस ओवरलैपिंग एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक कॉमन ऑर्बिटल में मूव करने लगेगा। तो देखिए, मैंने चारों को करीब ले आया है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये 1s है, ये 2s है, और ये 2p है, तो ओवरलैपिंग किसमें सबसे अधिक होगा? तो जाहिर सी बात है कि 2p वाले में ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगा। 1s की संभावना तो बिल्कुल ओवरलैपिंग की कम है, 2s में ओवरलैपिंग थोड़ी ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा 2p में होगी। तो जब ये एटम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, चारों एटम, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये एटम 1, एटम 2, एटम 3, एटम 4। ये जो 1s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो तो ऐसे ही घूमेगा, इसी एटम के इन्फ्लुएंस में होगा। लेकिन जो उसके बाद वाला 2s है वो एक, देखिए, कॉमन ऑर्बिटल में, इन दोनों एटम का एक कॉमन ऑर्बिटल है, उसमें मूव करने लगा। इसके बाद जो 2p वाला है, 2p वाला है और ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, 2p वाला और ज्यादा ओवरलैपिंग का मतलब चारों एटम का एक कॉमन ऑर्बिटल बन जाएगा। ऐसे जो इसके बाद का ऑर्बिटल होगा उसका इलेक्ट्रॉन और ज्यादा, उसका एनर्जी लेवल ओवरलैपिंग के कारण इन चारों के क्या हो जाएगा, कॉमन ऑर्बिटल में मूव करने लगेगा। मींस जो इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा दूरी पे है वो उतना ही ज्यादा कॉमन ऑर्बिटल में घूमेगा, और जब वो कॉमन ऑर्बिटल में घूमेगा इसका मतलब वो पूरे सॉलिड मटेरियल के अंदर मूव कर रहा है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। बात समझ में आई? तो अब यहाँ जो 1s 2s 2p का जो एनर्जी लेवल था वो क्या था, स्पेसिफिक था, एक लेवल पे था। लेकिन अब यहाँ इस केस में जब ये सारे सारे एटम एक दूसरे के पास आ गए,
तो इसका देखो, इसका तो एनर्जी वही रहेगा क्योंकि ये बिल्कुल वैसा की वैसा है, लेकिन इस वाले अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो ये वाला क्या हो गया, कॉमन हो गया है। तो कॉमन होने की वजह से अब इसके पास दो तरह का एनर्जी लेवल हो गया, एक तो इस वाले एटम के करस्पॉन्डिंग और दूसरा इस वाले एटम के करस्पॉन्डिंग। मींस ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है, इसका जो एनर्जी लेवल है वो मॉडिफाइड हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही 2p के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल भी क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन एनर्जी लेवल में किस में होगा, जो सबसे दूर होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने ये वाला एक सिंगल एटम के लिए बनाया है, ये एनर्जी डायग्राम मैंने एक सिंगल एटम के लिए बनाया है, और ये वाला एनर्जी डायग्राम हमने एक सॉलिड मटेरियल के लिए बनाया है। क्योंकि सॉलिड मटेरियल में बहुत सारे एटम्स होते हैं और वो सब एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, मीन्स उसके एनर्जी लेवल एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैपिंग की वजह से ये एनर्जी लेवल क्या हो जाएंगे, मॉडिफाइड हो जाएंगे। और सब मॉडिफिकेशन किस प्रकार से होगा, तो जो न्यूक्लियस के पास होगा उसमें मॉडिफिकेशन बहुत कम होगा, और जैसे जैसे ऑर्बिटल्स की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मॉडिफिकेशन भी बढ़ता जाएगा। तो देखिए 1s में बिल्कुल मॉडिफिकेशन नहीं है, 2s में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है, 2p में और ज्यादा, 3s में और ज्यादा, और सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन क्या हुआ है, 3p में हुआ है समझ में। तो ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है, चलो इस मॉडिफिकेशन को हम देखते हैं, और इस मॉडिफिकेशन से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो एनर्जी का स्पेसिफिक लेवल है अब वो रेंज के फॉर्म में हो गया है। रेंज के फॉर्म मीन्स उसका एक लोअर लेवल और एक हायर लेवल हो गया, सबका एक लोअर लेवल और एक हायर लेवल हो गया। ऐसे इसका भी और इसका भी एक लोअर लेवल हायर लेवल होगा। तो लोअर लेवल हायर लेवल का मतलब एक एनर्जी का रेंज मिल गया है, ठीक है। और अब चूंकि यहाँ पे ये एनर्जी का रेंज है, इसीलिए हम इसको बैंड के नाम से पुकारते हैं, एनर्जी बैंड, ठीक है, एनर्जी बैंड। और इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं बच्चों, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सॉलिड मटेरियल। आया समझ में, किस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है। अब मैं पूरा लेक्चर का कंक्लूजन करने जा रहा हूं। किसी भी एटम के एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है उसको स्केच करना, उसको कॉपी पेन पे बनाना क्या कहलाता है बच्चों, एनर्जी डायग्राम कहलाता है। तो जब हम सिंगल एटम का एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। बट हम कई सारे एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब होंगे और उनका जब हम एनर्जी डायग्राम बनाने जाएंगे तो हमें इस तरीके से मिल जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ, इस पे मैं कई बार आपसे बता चुका हूं कि क्यों ऐसा हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, क्यों ये एनर्जी लेवल चेंज हो गए, क्योंकि यहाँ हम बहुत सारे एटम्स का बना रहे हैं एनर्जी डायग्राम। तो अब ये जो स्पेसिफिक लेवल है वो एक रेंज ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, बैंड। दैट्स वाई ये पूरे डायग्राम का नाम अब एनर्जी डायग्राम ना होके एनर्जी बैंड डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। अब अगर हम बात करें सबसे आउटर मोस्ट सेल की, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की, तो सब बच्चों का जवाब होगा कि सबसे आउटर मोस्ट वाला जो ऑर्बिटल है वो है 3p। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट वाला क्या है, 3p है। तो बच्चों किसी भी एटम के लिए अगर उसका एनर्जी बैंड डायग्राम, सॉरी किसी भी सॉलिड के लिए, एटम में तो ये आएगा ना, एटम का तो ये आएगा, किसी भी एटम का अगर हम एनर्जी डायग्राम बनाए तो इस तरीके से आएगा, सिंगल एटम का बनाएंगे। और इस डायग्राम में जो सबसे आउटर मोस्ट वाला ऑर्बिटल है दैट इज नोन एज वैलेंस सेल, उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस सेल कहेंगे। बट अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में सबसे दूर वाला जो एनर्जी लेवल होगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, वैलेंस बैंड। अब यहाँ पे सेल शब्द नहीं यूज करेंगे, अब हम क्या वर्ड यूज करेंगे, वैलेंस बैंड वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे स्पेसिफिक लेवल ना रह के क्या हो गया, एक रेंज मिल गया हमें एनर्जी का, इसलिए हम इसको वैलेंस बैंड बोलेंगे। वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट से है,
बात समझ में आई? तो दिस इज द वैलेंस बैंड ऑफ सॉलिड मटेरियल। ठीक। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज अगर हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें बच्चों तो कैसे आएगा? सब बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के बाद 2p जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, और इसके बाद आएगा 3s और इसमें बचा हुआ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो 10 यहाँ हो गया, एक और इसमें हो जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर हम इस सोडियम एटम का एनर्जी डायग्राम बनाएं तो किस तरीके से बनेगा? सबसे पहले 1s का बनेगा, क्योंकि ये वाला ऑर्बिटल क्या है? न्यूक्लियस के सबसे करीब है, इसलिए इसका जो एनर्जी होगा वो सबसे कम होगा। उसके बाद 2s का, शुरू में दोनों एनर्जी लेवल के बीच जो गैपिंग होगी वो ज्यादा होगी। ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। उसके बाद 2p और फिर 3s। तो ये तो एक सिंगल एटम की बात हो गई, सिंगल एटम के एनर्जी डायग्राम की बात हो गई, सिंगल एटम ऑफ सोडियम। लेकिन अगर हम इस सोडियम के सॉलिड मटेरियल का, सॉलिड के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम स्केच करें तो ये जितने भी एनर्जी लेवल हैं ये सब मॉडिफाइड हो जाएंगे, और मॉडिफिकेशन के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 1s में बिल्कुल मॉडिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, इसमें ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर हम 2s की बात करें तो 2s में ओवरलैपिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। टू पी में ओवरलैपिंग थोड़ी और ज्यादा, और 3s में ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके से हो जाएगा। तो दिस इज द 1s एनर्जी लेवल, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ 2s एंड 2p, देन 3s। अब जरा इसमें इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। 1s में, s ऑर्बिटल में आप जानते हो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। ये वाला एनर्जी लेवल कंप्लीटली फिल्ड है। 2s ऑर्बिटल की बात करें तो ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो आप इसको ऐसे पूरा भर दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए। ऐसे मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है। 2p की बात करें तो 2p में भी देखिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6। तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन अगर हम 3s ऑर्बिटल की बात करें बच्चों तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उस एक इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होगा वो सिर्फ यहीं तक आएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। बात समझ में? तो ये जो एनर्जी डायग्राम है ये सॉलिड सोडियम का है, और ये सिंगल एटम ऑफ सोडियम का एनर्जी डायग्राम है। अब अगर मैं पूछूं इस डायग्राम में वैलेंस सेल कौन है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला क्या है? वैलेंस सेल है। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो ये वाला क्या बन जाएगा? वैलेंस बैंड बन जाएगा। ठीक। तो आई होप बच्चों आपको ये एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे 3s के बाद 3p वाला ऑर्बिटल आएगा। तो 3p वाला ऑर्बिटल क्या होगा? इसके ऊपर होगा, और वो बिल्कुल खाली होगा। ओवरलैपिंग उसमें सबसे ज्यादा होगी, लेकिन वो बिल्कुल क्या होगा? खाली होगा। बात समझ में आई? तो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर वाला, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर वाला जो बैंड होगा दैट इज नोन एज कंडक्शन बैंड। क्योंकि यहां इस बैंड की दूरी न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा हो गई। भाई अगर हम इस एनर्जी लेवल की बात करें तो इसकी दूरी न्यूक्लियस से क्या हो गई? सबसे ज्यादा। और इसके बाद अगर दूरी बढ़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा?
फ्री हो जाएगा। बात समझ में आई? तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी बैंड के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? कंडक्शन बैंड के। इसलिए वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर वाला जो बैंड होता है वो क्या होता है बच्चों? कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अगर मैं पूछूं कि कंडक्शन किसकी वजह से होता है, तो सब बच्चों का जवाब होगा फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। और फ्री इलेक्ट्रॉन होते कहाँ है भाई? तो जाहिर सी बात है कि वो होते हैं कंडक्शन बैंड में। और कहां से आ जाते हैं इस कंडक्शन बैंड में? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां से आ जाते हैं? तो जाहिर सी बात है कि इसके नीचे का जो जस्ट जस्ट नीचे का जो बैंड होगा उसी में से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आएगा। भाई अगर इस इलेक्ट्रॉन की, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाए तो ये जंप करके कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। बात समझ में आई? तो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या बन जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, अगर वो कहां चला गया? कंडक्शन बैंड में चला गया। बात समझ में आई बच्चों? भाई अगर मैं बोलूं कि कंडक्शन बैंड में कहां का इलेक्ट्रॉन आने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो जाहिर सी बात है कि इसके जस्ट नीचे वाला जो बैंड होगा उसके इलेक्ट्रॉन की ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस बैंड में आने की। इसका तो आएगा नहीं, क्योंकि इसका वाला सबसे पहले इसमें आएगा फिर इसमें जाएगा। ऐसे इसका वाला इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा और फिर इसमें जाएगा। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी किसमें है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आने की? वैलेंस बैंड। इसलिए जब भी हम बच्चों एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे तो हमें सिर्फ दो बैंड से लेना देना होगा, पहला वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। तो अब हम इस पूरे लेक्चर का कंक्लूजन देने जा रहे हैं और उसके लिए हमें फिर से अपने इस डायग्राम में आना पड़ेगा। अब हम सीधे आते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम पे। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है ये मैं आपको समझा दिया है। 1 घंटा पूरा मैंने लिया आपको एनर्जी बैंड डायग्राम समझाने में। क्यों एनर्जी बैंड आता है? एनर्जी का एक स्पेसिफिक लेवल नहीं होता है, ये मैंने तुमको समझाने के लिए पूरा 1 घंटा लिया। ठीक है, अब उस एनर्जी जो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल था वो सॉलिड मटेरियल के लिए मॉडिफाइड हो गया। अब वो एक स्पेसिफिक लेवल ना रह के वो क्या हो गया? एक रेंज ऑफ एनर्जी हो गया। और उस रेंज ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? बैंड बोलेंगे। इसलिए हम यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करेंगे, क्योंकि हम जिस मटेरियल की बात कर रहे हैं वो कौन सा मटेरियल है? सॉलिड मटेरियल है। सॉलिड मटेरियल की बात कर रहे हैं तो सॉलिड मटेरियल के जो एटम्स होंगे, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका एक स्पेसिफिक लेवल नहीं होगा, एक रेंज ऑफ एनर्जी होगा उनका। एक अपर लेवल और एक लोअर लेवल होगा। इसलिए वहां हमें एक एनर्जी का एक रेंज मिलेगा। इसलिए हम सॉलिड मटेरियल के लिए एनर्जी बैंड की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको मेन करना क्या है एनर्जी बैंड डायग्राम में? अगर आपसे एनर्जी बैंड डायग्राम किसी सॉलिड मटेरियल का पूछेगा तो आपको करना क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमें सिर्फ लेना देना है वैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड से। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये हमारा वैलेंस बैंड है और इसके ऊपर क्या है? कंडक्शन बैंड है। और इन दोनों के बीच एक गैप है, देख रहे हो आप? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप है। ठीक, और इनके डायग्राम से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। और कंडक्टिविटी बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? कंडक्शन बैंड में होगा। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कैसे आएगा? तो वैलेंस बैंड से ही आएगा। इन बैंड से तो आएगा नहीं। तो चूंकि हम कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसलिए हम फ्री इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में बात करेंगे। और इससे रिलेटेड जो बैंड है वो है बच्चों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। इसलिए जब भी हम किसी सॉलिड मटेरियल का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे तो हम सिर्फ उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को शो करेंगे, बाकी के बैंड्स को हमें शो नहीं करना है। ओके, बट अगर आपको एनर्जी बैंड डायग्राम बोल रहा है तो ये होता है सही तरीका बनाने का। एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने का सही तरीका होता है।
चूंकि हम कंडक्टिविटी पे डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को लेके ही चलेंगे, ठीक है। तो यहां देखो मैंने लिखा है रेंज ऑफ एनर्जी हैविंग बाई इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम ऑर्बिटल इन अ सॉलिड। सेम ऑर्बिटल का मतलब वही हो गया कॉमन ऑर्बिटल, ठीक है, इज कॉल्ड एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक। अब इस एनर्जी बैंड डायग्राम में जैसा कि आप सब जानते हो कि वैलेंस बैंड होता है सबसे आउटर मोस्ट बैंड, और उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है बच्चों, कंडक्शन बैंड होता है। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है, ये वाला जो गैप है, दैट इज नोन एज फॉरबिडन गैप। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, इसको फटाफट पढ़ते हैं। एनर्जी बैंड विच इज possessed by the valence electron is known as valence band। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी का बैंड होगा दैट इज नोन एज वैलेंस बैंड, सब बच्चे जानते हैं। इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी आप पॉइंट जानते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम, ठीक है ना। देखो ना, जब यहाँ पे हमने एटम नाम लिया तो सेल बोल रहे हैं, आया समझ में। और जब हम सॉलिड का नाम लेते तो यहाँ पे सेल की जगह क्या बना देते हैं, बैंड लिख देते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड बाय द न्यूक्लियस। मैंने कहा ना वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, अपने एटम के इन्फ्लुएंस में है। और जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो वो अपने न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ये पॉइंट वही लिखा हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड बाय द न्यूक्लियस, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैव लेस एनर्जी, बात सही है भाई। अगर हम कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन के तुलना में बात करें तो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कम एनर्जी है, तभी तो नीचे है ये। जिसका एनर्जी कम होगा वो नीचे होगा, जिसका एनर्जी ऊपर होगा वो ऊपर होगा, ठीक है ना। कम एनर्जी वाला नीचे और ज्यादा एनर्जी वाला ऊपर होगा। तो यही लिखा हुआ है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैव लेस एनर्जी, ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में बात कर रहा है। अगला पॉइंट, एनर्जी बैंड विच इज पोजेस्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कंडक्शन बैंड, ये भी मैं समझा चुका हूं आपको। इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी पॉइंट बता चुका हूं। फ्री इलेक्ट्रॉन इज डी अटैच्ड फ्रॉम न्यूक्लियस। इसको हम फ्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पूरे सॉलिड मटेरियल के अंदर घूम रहा है। तो पूरे सॉलिड मटेरियल में घूमने वाला जो पार्टिकल होगा जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं वो अपने न्यूक्लियस से क्या होगा, फ्री होगा, अटैच्ड डी अटैच्ड होगा। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि फ्री इलेक्ट्रॉन इज डी अटैच्ड या फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि पूरे सॉलिड मटेरियल के अंदर घूम रहा है वो। यहाँ क्या लिखा है, फ्री इलेक्ट्रॉन हैव मोर एनर्जी देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सही बात है भाई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, कम, और फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। बात समझ में आई। तो आपको ये जो मैंने पूरी कहानी बताई, ये पूरी कहानी मैंने इसलिए बताई क्योंकि मुझे एनर्जी बैंड क्या होता है ये समझाना था, आए समझ में। और इस पूरे कहानी का जो कंक्लूजन है, जो आपको अपने दिमाग में रखना है, वो यहां से रखना है, इस पॉइंट से रखना है, ये कि एनर्जी बैंड डायग्राम इस तरीके से हम बनाते हैं। अभी मैं अगले लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में आपको तीनों मटेरियल के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊंगा, कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया, सोडियम का मैंने क्या यहाँ पे स्केच किया, एनर्जी बैंड डायग्राम स्केच किया, ठीक है। तो आप अब से जब भी आप किसी भी मटेरियल के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम स्केच करोगे और अगर आप कंडक्टिविटी के रेफरेंस में बात करोगे तो सिर्फ आप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को ही स्केच करोगे। इसलिए मैंने इस डायग्राम में सिर्फ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ही दिखाया है। तो आपको यही याद करना है क्योंकि आपको कंडक्टिविटी पे चर्चा करनी है, इसलिए सिर्फ आपका कंसर्न वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड से होगा। और इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। इतना आपको यहां से समझना है, यहां से आपको समझना है,
ठीक है, ये पूरे अब तक के लेक्चर का मैंने समरी इसमें लिखा हुआ है। ओके, अब अगले लेक्चर में हम तीनों मटेरियल के लिए